नमस्कार साथियों, मैं पंकज हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी की जो क्लासेस में आपका वर्णमाला चैप्टर चल रहा है और उसी क्रम में वर्णमाला के 2 लेक्चर या 2 वीडियोस आप तक प्रोवाइड करा दी गई हैं। उसी के आगे हम आज डिस्कस करेंगे कि आगे वर्णमाला में जो बचा पार्ट है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्णमाला में आपने जो पढ़ लिया है आज तक 2 वीडियो के माध्यम से, उसको थोड़ा सा जानेंगे। पहले आज जो क्लास है वो तीसरा है। ध्यान दीजिए, पहले वीडियो में आपने जो पढ़ा है वो स्वर और व्यंजनों के बारे में जाना। दूसरी वीडियो में आपने जो जितना भी स्वरों का या वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो है हमारा जो उसके आगे का पोर्शन जो वर्णमाला के में आता है और पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी कल जो नेक्स्ट वीडियो में आपने जो पढ़ा था, जो वर्ग पढ़े थे आपने, अगर बात करें हम का वर्ग की, तो का वर्ग में आपने का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। अगर चा वर्ग की बात करें तो चा वर्ग में आपने चा, छा, जा, झा, या। फिर टा वर्ग की बात करें तो टा, ठा, डा, ढा, अणा। इसी प्रकार ता वर्ग की बात करें तो ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और इसी प्रकार पा वर्ग की बात करें तो पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, यहाँ पर ये स्पर्श व्यंजन मैंने सारे लिखे हैं। अब इन स्पर्श व्यंजनों को मान लो मैंने एक नंबरिंग कर दूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या है, तो आप क्या बोलोगे? का, चा, चा, ता, पा, ये वाला जो वर्ग है, ये वाला जो लाइन है वो क्या है? पहला वर्ण है प्रत्येक वर्ग की। अगर दूसरे की बात करें ये, तीसरे की ये, चौथे की ये और 5वीं ये। तो हम बात जो करेंगे वो हम वायु प्रेक्षण के अनुसार वर्गों को किन भागों में बांटा गया है। तो वायु प्रेक्षण के अनुसार जो वर्गों को 2 भागों में बांटा जाता है। वायु प्रेक्षण मतलब वायु की बोलने में वायु कितनी कम और ज़्यादा निकल रही है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि वायु प्रेक्षण के अनुसार वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है अल्प प्राण। पहला क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। ध्यान दीजिए, अल्प का मतलब कम होता है, प्राण का मतलब होता है वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकले वो क्या कहलाते हैं? हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे वो ध्यान रखना। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन, प्लस अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। तो ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है, पहला, तीसरा, 5वां, सॉरी, तो पहला ये हो गया, तीसरा ये हो गया और 5वां ये हो गया। तो 1, 3, 5 क्या हैं? अल्प प्राण हैं। ठीक है, क्या हैं? अल्प प्राण। और इसी का दूसरा कौन सा है? महाप्राण। महा का मतलब ज्यादा, प्राण का मतलब वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु निकले वो क्या कहलाते हैं? हमारे महाप्राण कहलाएंगे। और यहाँ पर देखो, वर्ग का प्रत्येक वर्ग का देखिए 1, 3, 5 हो गया, तो कौन सा बचा होगा? दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म या संघर्षी व्यंजन,
ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ये सारे कहाँ जाएंगे, हमारे महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वायु परीक्षण के अनुसार दो प्रकार के, एक अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, मतलब ये वाला दूसरा और ये वाला लाइन चौथी, प्लस उच्च संघर्ष व्यंजन श श श और हा, ये हमारे क्या है, हमारे सारे महाप्राण हैं। ठीक है। एक आता है हमारा कंपन के अकॉर्डिंग, एक आएगा हमारा कंपन के अकॉर्डिंग। तो कंपन के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये तो आपको समझ में आ गया, पहला दूसरा तीसरा कौन सा होगा। अब देखिए कंपन के अकॉर्डिंग आपको बताना करना है कि कंपन के अनुसार वर्णों को किन भागों में बांटा जाता है। तो ध्यान दीजिए, वो भी आपके दो प्रकार हैं। वो भी कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। पहला आ जाएगा हमारा सघोष, पहला कौन सा हो जाएगा, सघोष, या हम इसे बोलते हैं घोष। घोष का मीन्स ही है कंपन, घोष का मीन्स क्या है, कंपन, और सा का मतलब साथ में। तो कंपन के साथ जिन वर्णों का उच्चारण करने में हल्की थोड़ी सी कंपन महसूस हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। और इसमें क्या आएगा, देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा समझ रहे हो, अभी मैंने वर्ग लिखे थे, उसके लास्ट वाले 3 वर्ग ले लीजिए, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, प्लस इसमें भी आपके अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा, प्लस इसमें ये हा भी आता है, और प्लस सभी स्वर, मतलब सारे स्वर क्या हैं, सघोष वर्ण हैं। सारे स्वर क्या है, हमारे सघोष वर्ण हैं। हा क्या है, सघोष है या घोष है। आपका ये 3 4 5 क्या है, सघोष हैं। ठीक है। इसके बाद इसी का दूसरा है अघोष, अघोष। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अघोष का मतलब क्या है कि घोष के बिना, मतलब कंपन के बिना जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन महसूस ना हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा तो हो गया है, तो जो बचा है वो यहाँ आ जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस क्या, अंतस्थ व्यंजन देखो सारे हो गए हैं, ऊष्म व्यंजन रह गए, तो ऊष्म व्यंजन कौन से, शा, शा और सा। यहाँ पर हा को छोड़ देंगे, हा को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि हा यहाँ पर कहाँ चला गया है, अल्पप्राण में, सॉरी अंतस्थ व्यंजनों में, मतलब सघोष में व्यंजनों में हा चला गया, इसलिए अघोष में ये नहीं आएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बात करें, देखो अल्प प्राणों की, कम है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण बता रहा हूं मैं। ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन कहाँ होता है कि कहाँ पर अंतस्थ है, कहाँ पर क्या है। तो ध्यान दो, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा है, जहाँ पर 3 वर्ण हैं, 3 नंबर हैं, जहाँ पर 3 नंबर हैं उनके साथ अंतस्थ व्यंजन होंगे। जहाँ पर 3 नंबर हैं उनके साथ क्या होंगे, अंतस्थ व्यंजन होंगे। अब देखो, प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा है, अल्प का मतलब कम है, तो इसकी शुरुआत भी कम होगी और अल्टरनेटिव क्रम में होंगे। शुरुआत कहाँ से हुई, 1 से, 2 छोड़ दिया क्या आ गया, 3, 4 छोड़ दिया क्या आ गया, 5। महा का मतलब ज़्यादा, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, ज़्यादा से, मतलब 2 से शुरुआत होगी, 3 छोड़ेगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है। फिलहाल इसको ध्यान से रखना है याद, जहाँ पर 3 नंबर हैं उनके साथ अंतस्थ व्यंजन है, और बाकी जो बचेंगे उनके साथ ऊष्म व्यंजन होंगे। बस सघोष में ध्यान रखना है, ये हा सघोष में अंतर्गत आता है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिलहाल नेक्स्ट का पढ़ते हैं आगे। जो छोटे छोटे टॉपिक अभी आपके रह गए उनको भी इसी में कवर करेंगे हम।
तो देखिए आगे, अगला बात करेंगे हम अर्ध स्वरों की। अगला बात करेंगे हम अर्ध स्वरों की। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर अर्ध स्वर, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अर्ध स्वर की बात करें तो या और वाह, या और वाह क्या है, हमारे अर्ध स्वर हैं। ऐसे व्यंजन वर्ण जो स्वरों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करें या स्वरों के जिनमें गुण हो, वो क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, या और वाह। वैसे सारे ही अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर हैं, लेकिन जो मेनली हैं वो आपके कौन से हैं, या और वाह। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ण आते हैं पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण, ध्यान दीजिए, पार्श्विक वर्ण क्या होता है, ला होता है। पार्श्विक वर्ण क्या होता है, ला। ला मतलब पार्श्व का मतलब होता है किनारे। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण जीभ के दोनों किनारों से होता हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं। और वो कौन सा है, ला है। अगला है इसमें लुठित वर्ण। लुठित या प्राकंपित वर्ण, तो लुठित या प्राकंपित, तो प्राकंपित वर्ण कौन सा होता है, रा। मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण में थोड़ी सी कंपन महसूस हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्राकंपित वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे टॉपिक अभी आपके हैं जो एक एक लाइन के हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला है हमारा, अगला क्या है हमारा, पंचमा अक्षर। अगला क्या है हमारा, पंचमा अक्षर, या हम इसको बोलते हैं नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण, या हम इसको बोल देते हैं अनुस्वर। क्या बोलेंगे, अनुस्वर। ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमा अक्षर कहलाता है। काखा गागा अंगा, चाछा जाजा या, टाठा डाडा अणा, ताथा दादा ना, और पापा बाबा माँ। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर है, इसीलिए इन पांचों को क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर बोलते हैं। नासिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण थोड़ा नाक से होता है, इसलिए इसको नासिक बोलते हैं। और अनुस्वर क्यों बोलते हैं, वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर अनुस्वर क्या है, देखो ध्यान दो, आपने अयोग वहाव वर्ण मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, फिर देख लीजिए। अयोग वहाव वर्ण जो हैं वो कौन कौन से हैं, अंग है और एक आहा है। अंग है और एक आहा है। अंग को ही हम क्या बोलते हैं, अनुस्वर बोलते हैं। अंग को ही क्या बोलते हैं, अनुस्वर, और आहा को क्या बोलते हैं हम, विसर्ग। तो आपसे पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वहाव की संख्या कितनी है, तो 2 है। अयोग वहाव की संख्या कितनी है, 2 है। अंग क्या है, अनुस्वर, और आहा क्या है, विसर्ग। ठीक है, अब देखिए अनुस्वर अंग है, लेकिन यहाँ पंचमा अक्षर को भी अनुस्वर बोल रहे हैं। वो क्यों बोलते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे आपने कई जगह देखा होगा, अंत इस प्रकार भी लिखा होता है और अंत इस प्रकार भी लिखा होता है। कंठ है इस प्रकार भी लिखा होता है और कंठ आपका इस प्रकार भी लिखा होता है। गंगा है आपका, गंगा इस प्रकार भी लिखा होता है और गंगा आपका इस प्रकार भी लिखा होता है। तो यही कारण है कि कोई भी पंचमा अक्षर अगर आधा लिखें तो वो अनुस्वर की भांति कार्य करता है, इसीलिए प्रत्येक पंचमा अक्षर को हम अनुस्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
आपको बड़ा लाभदायक है ये चीज़ें, क्योंकि ये शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग बहुत आती है। जैसे मान लो आपको अंत है, मान लो आपका अंत है, आप अंत ऐसे ना लिखा हो, ऐसे लिखा हो, और एक जगह ऐसे लिखा हो, एक जगह ऐसे लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रत्येक पंचमा अक्षर जब आधा लिखते हैं तो इसकी भांति तो कार्य करता ही है ना। तो फिर आधा ताक से पहले आधा ना ही क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा? अगर ये लिखते तब भी यही आता। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे मान लो ये गंगा ऐसे लिखा है, हमने गंगा को ऐसे क्यों नहीं लिखा? अगर इसको हम पंचमा अक्षर आधा का मतलब है अनुस्वर कर देते तब भी ऐसा बन जाता। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो पंचमा अक्षर जो आधे वर्ण आते हैं वो जिस पर लगे होते हैं उसी का आधा वर्ण होगा पंचमा अक्षर। जैसे मान लो टा ठा है, ठा किस वर्ग का है? टा वर्ग का है, तो टा वर्ग का ही पंचमा अक्षर लगा होगा, ठीक है। अगर यहाँ ता है, ता वर्ग का है, तो ता वर्ग का ही पंचमा अक्षर आधा लगा होगा। ये गा है, गा किस वर्ग का है? का वर्ग का है, तो का वर्ग का ही पंचमा अक्षर आधा लगा होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने गुंजन देखा है, गुंजन इस प्रकार लिखा होता है गुंजन, और आपने इस प्रकार भी देखा होगा। तो क्यों कैसे लगा है? देखो जा है, जा किस वर्ग का है? चा वर्ग का है, तो चा वर्ग का ही पंचमा अक्षर आधा लगा होता है, ठीक है। ये शुद्ध वर्तनी के अकॉर्डिंग बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस टाइप से हमको क्या देखना है, क्योंकि जो पता है वो तो सही है, लेकिन जो पता नहीं होते हैं, जो शब्द ऐसे आ जाएं, तो उसमें ये लाभदायक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? ये पंचमा अक्षर, नासिक, अनुस्वर और अयोगभाव कौन से हैं? 2 हैं। नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे, हम अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण, ठीक है। तो अनुनासिक जो है हमारा वो है चंद्रबिंदी जिसे बोलते हैं आप, इस टाइप से लगा होता है, ठीक है। तो यही हमारा अनुनासिक है। जैसे मान लीजिए गांव लिखते हैं हम, चांद लिखते हैं, तो ये चंद्रबिंदी को ही हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है निरअनुनासिक। निरअनुनासिक वर्ण, निरअनुनासिक वर्ण। ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए निरअनुनासिक खुद बोल रहा है, ये ना हो जो नासिक, वही है निरअनुनासिक, ठीक है। मतलब ऐसे वर्ण जो नाक से जिनका उच्चारण ना होता हो वो क्या कहलाते हैं? निरअनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। और इसमें देखिए अंग है या आपका चंद्रबिंदी है ये, या आपका यहाँ है, अंगा है, यहाँ है, अणा है, ना है और माँ है, को छोड़कर अन्य वर्ण निरअनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, निरअनुनासिक हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या बोला? निरअनुनासिक वर्ण क्या है? अंग अहा, और ये अंग है, चंद्रबिंदी है, वहाँ है, यहाँ है, अणा है, ना है, माँ है, को छोड़कर जो बच गए वर्ण वो सारे क्या हैं? निरअनुनासिक हैं। मतलब जो अनुनासिक नहीं हैं, जो नाक से जिनका उच्चारण नहीं हो रहा है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? निरअनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, इसी प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक और हैं इसमें। अगला हम बात करेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, देखिए ध्यान से, पहले हम बात करें उच्छिप्त व्यंजनों की।
उत्क्षिप्त या हम बोल सकते हैं द्विगुणी व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन, ध्यान दीजिए उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन कौन से होते हैं? ये जो आपने देखे हैं पढ़ाई और लड़ाई में। पढ़ाई और लड़ाई में कहने का मतलब ये है, पढ़ाई और लड़ाई का मतलब ये है कि जब आप पढ़ाई लिखते हो तो ये बनाते हो और जब आप लड़ाई लिखते हो तो ये बनाते हो। ध्यान दीजिए ऐसे वर्ण जो उत्क्षिप्त किए गए हैं मतलब बनाए गए हैं, या ऐसे वर्ण जो द्विगुण प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अ और अणा इन दोनों का उच्चारण भी क्या है? अणा और अणा ही है, बोलते भी क्या है ना? अणा या अणा। अगला है हमारा है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन में क्या है देखिए ध्यान से, जहां समान वर्णों की पुनरावृत्ति हो। मान लो हमने लिखा सज्जन, हमने लिखा उज्ज्वल, ठीक है, हमने लिखा बिल्ली, ठीक, तो इनमें द्वित्व व्यंजन है, मतलब एक व्यंजन वर्ण के बाद दूसरे व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति हो। जैसे मान लो अगर हम सज्जन को तोड़ के लिखें तो सा प्लस आ प्लस जा प्लस जा प्लस आ प्लस ना प्लस आ होगा। तो यहाँ पर देखो समान व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है लगातार, तो जहाँ पर समान व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति होगी वहाँ पर व्यंजन मतलब क्या होगा? द्वित्व व्यंजन होगा। अगर मान लो आपसे कहा जाए कि गगन लिखा है, गगन, इसमें द्वित्व व्यंजन होगा? इसमें द्वित्व व्यंजन होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गा प्लस आ प्लस गा प्लस आ प्लस ना प्लस आ, ऐसे तोड़ेंगे। जब ऐसे तोड़ेंगे तो गा और गा के बीच में एक स्वर मिल गया, इसलिए इसमें द्वित्व व्यंजन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं पहला वर्ण आधे के बाद दूसरा वर्ण वही होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है? हमारा द्वित्व व्यंजन होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए और छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे, जिसमें हम काकल्य व्यंजन पढ़ेंगे, बत्सर व्यंजन पढ़ेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर बढ़ेंगे काकल्य व्यंजन, काकल्य बाण बोल सकते हैं आप इसे, काकल्य बाण। ध्यान दीजिए काकल्य बाण विसर्ग और हा होता है। ठीक है, ये आपका वन रक्षा विभाग में आपका क्वेश्चन आ भी चुका है कि काकल्य बाण क्या है। तो आहा और विसर्ग मतलब विसर्ग और हा को हम क्या मानते हैं? काकल्य व्यंजन मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बत्सर व्यंजन या बत्सर्य बाण, बत्सर्य बाण। ठीक है, यहाँ देखिए बत्सर का मतलब होता है मसूड़े, तो मसूड़ों की सहायता से बोले जाने वाले बाण क्या कहलाएंगे? बत्सर बाण कहलाते हैं, और ये होते हैं बत्सर बाण। सरल नहीं है, ये समझ लो, सा रा ला सरल ना फिर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, सा रा ला न, तो ये सारे हमारे वर्ण क्या हैं? बत्सर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे बत्सर वर्ण। और नेक्स्ट आता है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी। ध्यान दीजिएगा, देखो स्पर्श संघर्षी, स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। मैं स्पर्श व्यंजनों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, न संघर्षी की बात कर रहा हूँ। स्पर्श व्यंजन कहाँ से लेकर माँ तक, और संघर्षी व्यंजन शा 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 और हा। लेकिन जब स्पर्श संघर्षी की बात आती है तो चा छा जा झा और या इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। चा वर्ग को ही हम स्पर्श संघर्षी के नाम से जानते हैं। चा वर्ग को हम स्पर्श संघर्षी के नाम से जानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा।
तो काकल, बत्सर और स्पर्श संघर्ष ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं अभी जो मतलब वर्तमान में जो पेपर हैं, तो यहाँ पर आप इनको ध्यान रखिएगा। इसमें वर्णमाला में इतना आपका सफिशेंट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं पूछता है। और इसके बाद हम आपको चैप्टर जो कराएंगे वो होगा आपका हिंदी शब्दकोश, जिसे बोलते हैं हिंदी डिक्शनरी। जैसे आप अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़ते हैं, रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं कि आप इसको आरोही अवरोही क्रम में लगाइए, कुछ शब्द दे रखे होंगे, ऐसे हिंदी में हम शब्दकोश पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी की शब्दकोश और हिंदी की वर्णमाला बिल्कुल डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अलग है। क्योंकि जो हम वर्णों को या जो शब्दों को हम लगाएंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, वो हम हिंदी की शब्दकोश लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में हम वही जानेंगे, और इस चैप्टर की आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे पढ़ते रहिए और आगे की वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर से बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।